साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम थोड़ा जो क्रांति की बात कर रहे हैं, बहुत जगह क्रांति की, कम्युनिस्टों ने क्रांति करने की बात की, क्रांतिकारियों ने भी क्रांति करने की बात की। ये क्रांति का क्या मतलब है, क्रांति क्यों करना चाहते हैं, क्रांति करके ये कम्युनिस्ट चाहते क्या हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे। वो इसी के साथ में हम ये बात करेंगे कि ये जो अलग अलग वर्ग हैं वो उनके अपने अपने वर्ग हित किस तरीके से हैं और इन वर्ग हितों के हिसाब से ये राजसत्ता कैसे कनेक्ट है। मैं इसलिए इस पे वीडियो में एक अलग से चर्चा कर रहा हूँ ताकि इस विचारधारा के स्तर पे और स्पष्टता आ जाए। तो साथियों, अब हम इसकी चर्चा चालू करते हैं कि क्रांति, ये कम्युनिस्ट जो है क्रांति क्यों करना चाहते हैं, तो क्रांति करके इनका लक्ष्य क्या है, ये क्या पाना चाहते हैं। साथियों, थोड़ा हम पीछे से इतिहास को चालू करेंगे कि क्रांति का मतलब क्या है। क्रांतियाँ होती हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में क्रांतियाँ हुई हैं। तो एक क्रांति का क्या मतलब है, क्रांति हुई का मतलब ये है साथियों कि एक व्यवस्था खत्म हुई है और दूसरी एक नई व्यवस्था पैदा हुई है। इसको क्रांति कहते हैं। पुरानी व्यवस्था का खत्म होना, खात्मा होना, नई व्यवस्था का पैदा होना, इसके बीच का जो समय है, ये जो टकराव है, इस टकराव को क्रांति कहते हैं। दूसरा साथियों समझना है कि क्रांति हमेशा शोषित पीड़ित वर्ग करता है। दो तरीके के वर्ग दुनिया में है, इतिहास में है, समाज में है, मानव विकास क्रम में है। एक शोषक है और एक शोषित है। यानी एक व्यक्ति वो है जो एक किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, उसके श्रम को लूट रहा है, उसकी दुर्दशा कर रहा है। और एक वो ग्रुप है जो शोषित होता है, पीड़ित होता है, जिसकी दुर्दशा होती है। तो क्रांति हमेशा कौन करता है, जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो क्रांति करता है। वो क्रांति किस लिए करता है, वो अपनी मुक्ति के लिए करता है। वो इसलिए क्रांति करता है ताकि उसकी जो शोषण है, ये जो उसका ऊपर अत्याचार है, दमन है, इससे वो मुक्ति पा सके। तो हमारे इतिहास में जितनी भी व्यवस्थाएं बदली हैं, जैसे गुलामों की व्यवस्था बदल करके दूसरी जमींदारी की व्यवस्था आई थी, फिर किसान हुए। तो इस तरीके से जो एक व्यवस्था बदली तो जो पुरानी जो व्यवस्था थी उससे दूसरी जो व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था पैदा हुई। अभी आखिरी में राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई। राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के नई पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई। तो राजाशाही व्यवस्था का अंत हुआ, नई पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ। तो राजाशाही व्यवस्था में जो परिस्थितियां थीं, जो शोषण, दमन, अत्याचार थे जिस तरीके से, वो पूंजीवादी व्यवस्था में शुरुआती दौर में वो कम हो गए। और शुरुआती दौर में जैसे हम बताते हैं कि श्रम कानून बने पूरी दुनिया में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, आम जनता में मजदूरों को भी परमानेंट नौकरी, बहुत सारी सहूलियतें मिली, सामाजिक कल्याण के विभाग बनाए गए। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था में नया हुआ जो राजाशाही व्यवस्था में नहीं था। इसलिए राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई, वो पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई। तो इस तरीके से जब भी एक व्यवस्था खत्म होती है, नई व्यवस्था पैदा होती है, तो उसके जो संक्रमण काल है उसको क्रांति कहते हैं। क्रांतियां होती हैं, इसलिए दुनिया में जो है क्रांतियां हुई राजाशाही व्यवस्था के खिलाफ। और जो क्रांतियां हुई वो हथियारबंद क्रांति हुई। अभी तक जो भी क्रांतियां हुई हैं वो हथियारबंद क्रांति हुई हैं। और हथियारबंद, जनता ने हथियार उठाए हैं और वो जो राज व्यवस्था है, राजाशाही व्यवस्था है, उसको ध्वस्त किया। उसके बाद से एक नई व्यवस्था पैदा हुई। तो अभी राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के जनतंत्र पैदा हुआ, लोकतंत्र पैदा हुआ। कुछ देशों में राजाशाही व्यवस्था खत्म होकर के समाजवादी व्यवस्था पैदा हुई। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए हम ये पाते हैं इस विकास क्रम में कि राजाशाही व्यवस्था ज़्यादा गड़बड़ थी, जिसके बाद लोकतंत्र या जनतंत्र पैदा हुआ। जनतंत्र के पूंजीवादी दमन के खिलाफ फिर समाजवाद पैदा हुआ। तो इसका अर्थ क्या है कि जो समाजवाद है वो लोकतंत्र या जनतंत्र से बेहतर है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था बेहतर है। जो जनता है, जो शोषित पीड़ित है, उसके मुक्ति का रास्ता समाजवादी व्यवस्था के अंदर है। अब इस बात को समझ गए होंगे आप कि राजाशाही से बेहतर व्यवस्था जनतंत्र और लोकतंत्र था, पूंजीवादी व्यवस्था थी। वो पूंजीवादी से बेहतर व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है।
और समाजवादी व्यवस्था से जब आगे बढ़ेंगे साम्यवादी व्यवस्था की तरफ तो और भी बेहतर होगा वो, और साम्यवादी व्यवस्था में जब पहुंचेंगे तो वो समानता के भाव पे आ जाएंगे। इस तरीके से वो पूरी थ्योरी आगे बढ़ती है। तो हमने क्या समझा कि क्रांतियां कब होती हैं? जब एक व्यवस्था खत्म होती है दूसरी व्यवस्था बनती है। और मुख्य बात क्या है कि इस व्यवस्था में को क्रांति कौन करता है? शोषित पीड़ित वर्ग करता है। जैसे राजाशाही व्यवस्था में राजा और जमींदार वो क्रांति नहीं करना चाहते, वो उस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते थे। बदलना कौन चाहते थे? किसान थे और जो नए पूंजीपति पैदा हो गए थे। औद्योगिक क्रांति आने के बाद से जो नए पूंजीपति पैदा हुए थे, नए पूंजीपति और किसान मजदूर ये इस राजाशाही व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे। यहाँ ये देखना किस तरीके से यहाँ दो वर्ग बने, जिसमें एक वर्ग में जमींदार थे, राजा थे और उनका तंत्र था। उसको ख़त्म करने के लिए किसान थे, मजदूर थे और नए जो पूंजीपति पैदा हुए थे शुरुआती दौर में वो पूंजीपति थे। इनने तीनों ने मिलकर के राजाशाही व्यवस्था को ख़त्म किया, राजाशाही व्यवस्था के खिलाफ क्रांति की और उस व्यवस्था को ख़त्म करके नई व्यवस्था को पैदा किया। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें वर्ग भी मैंने समझा, ये भी समझ गए होंगे। अब साथियों इसको वर्गीय चरित्र को समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि जिस वर्ग के साथ जिसके हित होते हैं वो वर्ग उस वर्ग के साथ खड़ा होता है। जैसे राजाशाही व्यवस्था में राजाओं के साथ हित किसके थे? जमींदारों के थे, जो सामंती थे उनके थे। तो राजाओं के साथ में जमींदार और सामंती खड़े हुए थे। अब नई पूंजीवादी व्यवस्था को लाने के लिए मजदूरों और किसानों के साथ में पूंजीपति भी खड़े हुए थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो वर्ग हित होते हैं उसके हिसाब से ये वर्ग जनरेट होते हैं। और जो वर्ग बदलना चाहता है उस व्यवस्था को वो क्रांति करता है और वो इंकलाब का नारा देता है। इंकलाब के नारे को भी समझना है साथियों, क्योंकि इंकलाब का नारा हमारे देश में बहुत लोग लगाते हैं। इंकलाब के नारा का परिस्थिति को ये समझना है कि इंकलाब का नारे का अर्थ है कि जो इंकलाब का नारा लगाता है वो इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो बदलना चाहता है, इसलिए वो इंकलाब का नारा लगाता है। जैसे भगत सिंह ने इंकलाब का नारा लगाया था, क्रांतिकारियों ने इंकलाब का नारा लगाया था, तो वो इंकलाब का नारा से उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे और वो क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते थे। अब इसमें देखो कि कांग्रेस ने भी इंकलाब का नारा लगाया, मगर कांग्रेस का इंकलाब का नारा अंग्रेजों के खिलाफ था। वो केवल अंग्रेजी व्यवस्था को बदलना चाहते थे, बाकी की जो पूंजीपतियों की या पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था लेना चाहते थे। ये कांग्रेस का लक्ष्य नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन तक इंकलाब के जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद से कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन के बाद फिर इंकलाब का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अब इंकलाब हो गया है और अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं और जो ये सरकार है, जो पूंजीपतियों की ये पूंजीवादी सरकार बनी थी, उस सरकार को उन्होंने सही कहा और वो सरकार को बदलना नहीं चाहते थे। और कांग्रेस का ये लक्ष्य नहीं था कि किसान का और मजदूर का मुक्ति करना, ये कांग्रेस का भी लक्ष्य नहीं था। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। और इसलिए कांग्रेस ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज़ादी के आंदोलन तक ही लगाया, उसके बाद नहीं लगाते। वो भारत माता की जय वो कुछ बोल देते हैं, कहीं के एकाध जगह वो इंकलाब जिंदाबाद भी बोल देते हैं, जो उनके नॉर्मल कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं, मगर उनके जो समझदार लोग हैं वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज़ादी के आंदोलन के बाद नहीं लगाया। अब हम आरएसएस को समझ लेते हैं। आरएसएस ने भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने आज़ादी के समय में, आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय में क्रांतिकारी जो भगत सिंह के साथ थे वो लगाते थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा, मगर आरएसएस बनने के बाद और आरएसएस के पहले जो भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा वाले लोग थे, इन्होंने कभी इंकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। अब क्यों नहीं लगाया इन्होंने? क्योंकि ये आरएसएस जो पुरानी राजाओं की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को आज भी कायम करना चाहता है। तो उस व्यवस्था को ये बदलना नहीं चाहता है।
इसलिए वो उस व्यवस्था के खिलाफ भी उसने इंकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। उसके बाद से जो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें आरएसएस ने तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था सावरकर के जेल में जाने के बाद। उसके बाद से इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देश जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद तो ये बिल्कुल भी इंकलाब का जिंदाबाद का भूल गए, क्योंकि ये वो चाहते थे कि वो पुरानी राजाशाही व्यवस्था लाना चाहते थे और पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपति जमींदार जो ये ताकतें थी, पूंजीवादी ताकतें थी, उनके साथ थे। और कांग्रेस के नेतृत्व में भी पूंजीवादी सरकार बन गई थी, इसलिए सरकार के खिलाफ भी कभी आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंकलाब नहीं बोला। इसलिए शुरू से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन्हीं नारों को लगाया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे कभी नहीं लगाए। अब इससे आप विचार समझ गए होंगे, इस नारों के पीछे भी विचार है। जो विचार कांग्रेस के विचार को प्रदर्शित करता है, जो विचार भाजपा और आरएसएस के विचार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंकलाब और क्रांति का स्वरूप है। और इंकलाब हमारे देश में कम्युनिस्ट लाना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ और इस पूंजीवादी शोषणकारी तंत्र के खिलाफ। इसलिए उनका दोनों तंत्रों के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। इसलिए आज़ादी के आंदोलन तक आज़ाद हो गया देश, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, तब भी कम्युनिस्ट इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। और आज़ादी के बाद भी ये जैसे सरकार बन गई, उस दिन से ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो शोषणकारी तंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र के रूप में हमारे सामने हैं, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ भी कम्युनिस्ट इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। यानी वो कम्युनिस्ट आज भी इस शोषणकारी जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको पलटना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का काम खत्म हो गया इंकलाब का। आरएसएस ने, बीजेपी ने तो कभी इंकलाब किया ही नहीं। इंकलाब जिंदाबाद का काम या इंकलाब करने का, क्रांति करने का, इस सत्ता को या इस व्यवस्था को पलटने का काम, बदलने का लक्ष्य केवल कम्युनिस्टों के पास था। कम्युनिस्टों ने इस लक्ष्य को लेकर के रखा था। तो अब मेरे को लग रहा है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब साथियों, हमारे देश की परिस्थिति पे हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में कम्युनिस्ट जो क्रांति करना चाहते थे उसके अंदर किस तरीके से गुट बने। कांग्रेस के साथ जो गुट था उसके साथ जमींदार थे, राजा थे, पूंजीपति थे। और मैंने शुरुआत में भी आपको समझाया कि कांग्रेस शुरू से ही, कांग्रेस का जो शुरुआती कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस समय कांग्रेस के अंदर केवल जमींदार थे और जो राजा थे और जमींदार थे उन्हीं के प्रतिनिधि थे। और उनका कोई क्रांति करना, उनका कोई क्रांति करके अंग्रेज़ों को भगाना शुरुआती दौर में, वो कोई मजदूर किसान के लिए वो क्रांति, ये सब कुछ भी लक्ष्य कांग्रेस का नहीं था शुरुआती दौर में। जो कांग्रेस का लक्ष्य 1929 तक रहा, ये ध्यान रखना है। 1929 के बाद ही कांग्रेस ने अपने इस लक्ष्य को पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ये मैं इतिहास में आपको समझा चुका हूँ। तो कांग्रेस के साथ में जो पक्ष था, पूंजीपति, जमींदार, ये सारी जितने भी ताकतें थी वो कांग्रेस के साथ में थी। और जो कम्युनिस्ट थे, मजदूर थे, किसान थे, जो जमींदार शोषण करते थे, राजा शोषण करते थे, जो कांग्रेस के साथ में भी थे, उनके खिलाफ कौन लड़ता था? उनके खिलाफ मजदूर किसान संघर्ष करते थे। और मजदूरों किसानों के संघर्ष में कम्युनिस्ट उनके साथ खड़े होते थे, कम्युनिस्ट उनके साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। तो यहाँ पे दो वर्ग जो जनरेट हुए थे, जो जिसमें पूंजीपति, जमींदार, कांग्रेस, ये एक पक्ष था, मजदूर, किसान और कम्युनिस्ट ये दूसरा पक्ष था। अभी दो पक्ष समझ गए होंगे। अब आरएसएस को अभी छोड़ दीजिए, आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। वो आरएसएस किसी के साथ नहीं था। आरएसएस उस समय अंग्रेजों के साथ था। और आरएसएस और जो कांग्रेस थी उसमें केवल ये फर्क था, आरएसएस पूंजीपतियों के भी साथ था, जमींदारों के साथ था, राजाओं के साथ था।
केवल आरएसएस में, कांग्रेस में केवल ये फर्क था कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से सबको साथ में लेकर के आगे चलने की बात कर रही थी, और आरएसएस शुरुआती दौर से केवल हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। आरएसएस भी जमींदार, राजाशाही, राजा इनके साथ था, कांग्रेस भी जमींदारों और राजाओं के साथ थी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई सबको इकट्ठा करना चाह रहे थे, और आरएसएस खाली हिंदू की बात करता था, हिंदू राज्य की बात करता था, हिंदू राष्ट्र की बात करता था। केवल इतना ही फर्क था, बाकी दोनों एक तरीके से समान थे, कांग्रेस भी और आरएसएस भी आर्थिक रूप में। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जो असल वर्गीय चरित्र है, जिसमें मजदूर, किसान, शोषित पीड़ित जनता और शोषित पीड़ित को, जनता को लूटने वाले, यानी लूटने वाले और लुटने वाले। तो जो लूटने वाले थे उसके साथ कांग्रेस भी थी, उसके साथ आरएसएस भी था, उसके साथ भाजपा, आज की जो भाजपा है, उस समय जनसंघ था, जो भी थे ये सब सारे लोग हिंदूवादी थे या धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ थे। लूटने वाले जो लोग थे उनके साथ ये पूरे लोग खड़े हुए थे, और जो लुटने वाले लोग थे उनके साथ कम्युनिस्ट खड़े हुए थे। इसलिए मजदूर आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, जो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का नेतृत्व कम्युनिस्टों ने किया। ये बेसिकली वर्गीय रूप से हमको ध्यान रखना है। गांधी के आने के बाद अहिंसा का जो आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ से एक अलग तरीके का टकराव शुरू हुआ साथियों, इसको अच्छी तरीके से समझना। यहाँ एक विचारधारा का टकराव भी हुआ। विचारधारा का टकराव ये हुआ कि गांधी ने अहिंसा का जब नारा यहाँ दिया तो अहिंसा से वो आज़ादी की बात कर रहे थे। अब इसमें कम्युनिस्टों की जो विचारधारा क्रांति की विचारधारा है, क्रांति करना है उनको अंग्रेजों के खिलाफ और इस पूंजीवादी निजाम के खिलाफ। तो अब यहाँ पे जो अहिंसा आ गया, तो अब अहिंसा से तो ये क्रांति हो नहीं सकती है। तो ये क्रांतिकारी ग्रुप में और कांग्रेस के बीच में ये भी एक बड़ा टकराव था, जिसको हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। और गांधी के अहिंसा के जो नारा था, अहिंसा की जो उनकी विचार था, उस विचार ने क्रांति को भी कमज़ोर किया, उस विचार ने क्रांतिकारी विचारों को भी कमज़ोर किया। जिस तरीके से मजदूर, किसान क्रांति के लिए आगे बढ़ रहे थे, अहिंसा के गांधी के आने के बाद से मजदूर, किसान सिर्फ आज़ादी के आंदोलन तक सीमित हो गए। उनकी मुक्ति का जो आंदोलन था, वो उनकी चेतना से जो प्राथमिक था, वो प्राथमिक की जगह सेकेंडरी हो गया। और गांधी ने ये सिखाया कि बिना हिंसा किए, बिना हथियार उठाए हम अंग्रेजों से मुक्ति का रास्ता बना रहे हैं। तो यहाँ से क्रांतिकारियों में और कांग्रेस के बीच में ये भी एक वैचारिक टकराव था, जिसको लेकर के कई तरीके के मतभेद हुए। और हमेशा ध्यान रखना है कि गांधी ने जब भी कॉल किया, क्रांतिकारियों का ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। और उस समय जो क्रांतिकारी थे, जिस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, उसके दबाव में सरकार आती थी। सरकार गांधी के आंदोलन से दबाव में नहीं आती थी। सरकार हमेशा क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां, हथियारबंद जो क्रांति हो रही थी, उससे अंग्रेज दबाव में आते थे या अंग्रेजी सरकार दबाव में आती थी। तो ये भी एक तरीके का वैचारिक टकराव है, जिसको हमको ध्यान रखना। कांग्रेस के साथ, गांधी के साथ भी जमींदार और जो उस समय के राजा थे, बहुत सारे राजाओं ने, जमींदारों ने कांग्रेस को खुले रूप से समर्थन किया। ये ध्यान रखना, गांधी को भी समर्थन किया। मगर इस जमींदारों ने और राजाओं ने, जो भी ये बड़े बड़े व्यापारी थे, इनने कभी भी कम्युनिस्टों को सपोर्ट नहीं किया। ये आप समझते जाएंगे किस तरीके से ग्रुप बने। तो ये एक वैचारिक टकराव भी था गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था। और गांधी के आने के बाद 1929 में तक भी गांधी नहीं चाहते थे। मैं बार बार आपको इतिहास में भी पढ़ाया हूँ कि गांधी ने दबाव में स्वराज का नारा दिया। वहाँ तक भी गांधी पूर्ण स्वराज के नारे के साथ नहीं थे। जब क्रांतिकारी बिल्कुल एक तरफा माहौल बन गया युवाओं के बीच में, तब कांग्रेस ने ये नारा दिया। इसको भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब साथियों, वर्गीय रूप से समझो, दो पिलर बन गए। एक पिलर क्या था?
जमींदार, राजा, पूंजीपति, कांग्रेस, आरएसएस, ये एक पिलर बन गया था। दूसरा पिलर बन गया था मजदूर, किसान, शोषित पीड़ित जनता और कम्युनिस्ट, ये दूसरा पिलर बन गया था। अब दोनों पिलर में जो आम जनता है, आम जनता को कांग्रेस भी प्रभावित कर रही थी, आरएसएस भी प्रभावित कर रहा था। उनको दिमागी रूप से जो आम जनता है उनको दोनों लोग डिस्टर्ब कर रहे थे और आम जनता के मुक्ति का रास्ता कम्युनिस्ट उनको बता रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो जनता सेंट्रलाइज थी, जनता को तीन विचार इफेक्ट कर रहे थे, तीन विचार प्रभावित कर रहे थे। एक विचार क्या है, कम्युनिस्ट उसको क्रांति करने के लिए अपनी तरफ खींच रहा था, उसकी मुक्ति का रास्ता बता रहा था। दूसरी तरफ गांधी और कांग्रेस अंग्रेजों से आज़ादी का रास्ता बता रहे थे। तीसरी तरफ आरएसएस हिंदू राष्ट्र कायम करके हिंदू राष्ट्र की जो व्यवस्था है उसको, उससे मुक्ति का रास्ता बता रहे थे कि इसी में मुक्ति होगी। तो जनता को तीनों लोग प्रभावित कर रहे थे, मगर जनता की मुक्ति का असल लक्ष्य किसके पास था? वो कम्युनिस्टों के पास था। कांग्रेस और आरएसएस इनको खाली इस्तेमाल कर रहा था, गुमराह कर रहा था, उनको दिमागी रूप से उनके असल मकसद से हटाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से ये दो पिलर आप समझ गए होंगे। अब साथ ही इसके आगे समझना है कि ये सब लड़ाई किस बात की थी? राजसत्ता और राजसत्ता के साथ में संसाधनों पे कब्जा। जैसे हमने राजाशाही व्यवस्था में आपको समझाया कि वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके पास राजसत्ता थी और सारे संसाधनों पे इनका कब्जा था। उसी तरीके से शूद्र थे, शूद्र बड़ी संख्या में शूद्र थे, शूद्र में ओबीसी की जातियां थीं। तो शूद्र मेहनत कश वर्ग था, मेहनत कश वर्ग के पास संसाधन नहीं थे, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको इनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना है, जिसके अंदर छूत और अछूत भी थे। जैसे ओबीसी की जातियां थीं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर तक जाती थी, ये अछूत नहीं थे, ये उनका घर का सारा काम करते थे। तो ये इनको भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इनको भी इनकी सेवा करके, जैसे नाई है इनकी बाल काट के कटिंग करके जिंदा रहना, कुमार इनके लिए घड़ा बनाना है, यादव इनके लिए जानवर पालना है, दूध पैदा करना है, माली इनके लिए फूल तोड़ के देना है। यानी जितने भी ओबीसी की जातियां थीं, इनका जो सेवा का काम था, इनके पास सेवा करके अपना जीवन चलाना, इनको भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और जो शूद्र, जो दलित और महादलित जातियां थीं, जो अछूत थे, इनको तो किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। और समाज का सबसे गंदा काम इनको करना था, जो मैला, साफ सफाई, टट्टी पेशाब, मरा गड़ा जो भी है। इसलिए आप देखेंगे कि शूद्रों के अंदर भी दो ग्रुप इन्होंने जनरेट कर दिए जो आज तक हैं। जैसे ओबीसी की जातियां और दलित और महादलित के अंदर भी भेद है, वो एक दूसरे को एक नहीं मानते, आज भी एक नहीं मानते। और ओबीसी की जातियां तो दलित और महादलित को वैसे ही व्यवहार करती हैं जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय करते हैं दलित और महादलितों के साथ। तो इसके अंदर भी इन्होंने बंटवारा किया था। तो ये जो संसाधनों पे कब्जा मुख्य बात है जो मैं समझा रहा था आपको, जिस तरीके से राजाशाही व्यवस्था में था, उसी तरीके से आज़ादी के आंदोलन के समय में राजा भी थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, जमींदार थे और अंग्रेज थे। तो जमींदार और राजा और अंग्रेज मिल करके किसानों का ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर लगान लगाते थे। तो उसमें खाली लगान का एक हिस्सा जमींदार और राजा रखते थे, एक हिस्सा वो अंग्रेजों को देते थे। यानी किसानों की दुर्दशा करने वाले केवल अंग्रेज नहीं थे, किसानों की दुर्दशा करने वाले जमींदार और राजा थे जो हमारे देश के हिस्से थे। मगर वो अंग्रेजों के साथ थे, उनके हित अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे हो। देखो कैसे वर्ग जनरेट होते हैं। उसी तरीके से पूंजीपति देखो, पूंजीपति जो थे, जो औद्योगिकरण हो गया था, कारखाने आ गए थे, कारखाने के जो पूंजीपति थे वो कांग्रेस के साथ थे। और वो पूंजीपति जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे, ब्रिटेन के पूंजीपति जो यहाँ पे कारखाने लगाए थे, टेक्नोलॉजी लेके आए थे,
वो पूंजीपति देश के मजदूरों का शोषण कर रहे थे और वो किसके साथ में जुड़े हुए थे? जो ब्रिटेन के दुनिया के पूंजीपति हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। यानी मतलब अंग्रेजों के साथ में गरीबों का, मजदूरों का शोषण करने वाले केवल अंग्रेज पूंजीपति नहीं थे, या ब्रिटेन के पूंजीपति अकेले नहीं थे, दुनिया के पूंजीपति अकेले नहीं थे। दुनिया के पूंजीपतियों के साथ हमारे देश के पूंजीपति भी उनके साथ शामिल थे और ये दोनों मिलकर के मजदूरों का शोषण कर रहे थे। अब संसाधनों की लूट देसी पूंजीपति विदेशी पूंजीपति कर रहा था। किसानों के साथ में जो जमींदार था और राजा था वो भी लूट कर रहा था। तो हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन के समय हम देखेंगे कि मजदूरों का, किसानों का लूटने वाला केवल अंग्रेज नहीं था, विदेशी पूंजीपति नहीं था। हमारा देश का पूंजीपति, जमींदार और राजा भी इस लूट में शामिल थे। तो हम ये क्या देखते हैं कि संसाधनों पर कब्जा का लड़ाई चल रहा है। अंग्रेजों का जो कब्जा था संसाधनों का, उनका हटा करके यहाँ के जमींदार और राजा और यहाँ के पूंजीपति उन सारे संसाधनों पे कब्जा करना चाहते थे, वो सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे। असल लड़ाई ये थी। और मजदूर जो लड़ रहा था, किसान जो लड़ रहे थे, वो ये अपनी इस मुक्ति के लिए, अपनी शोषण के खिलाफ जो लड़ाई थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। उनको ये था कि उनको भी कुछ सुविधा मिल जाए, उनकी लूट कम हो जाए, उनका जो अराजकता, बहुत अत्याचार है, ये कम हो जाए। इसके लिए मजदूर और किसान संघर्ष कर रहे थे। अब देखो, इसमें आज़ादी के बाद जो थोड़ी शिथिलता आई वो क्यों आई? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर जो किसान हैं उनको भी बहुत सारी राहतें मिली। उनकी लगानें ख़त्म हुई, किसानों को पट्टे मिले, जो किसान जोत रहा था ज़मीन उसको अधिकार मिला। ये किसानों को काफ़ी धीरे धीरे करके एक विकास क्रम है इसका, कि जो ज़्यादा लगान थी लगाने कम हुई, लगाने बहुत समय तक कम लगी, फिर लगाने और कम लगी, फिर लगाने और कम लगी, किसानों पे अत्याचार कम हुए, तो किसानों को भी राहत हुई। उसी तरीके से मजदूरों के श्रम कानून बने, उनको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला, परमानेंट नौकरी का अधिकार मिला, न्यूनतम वेतन तय हुआ, फैक्ट्री अधिनियम तय हुआ, उनको सुरक्षा की सारी सुविधाएं मिली। ये सारा चीज़ मिला आज़ादी के आंदोलन तक। तो मजदूरों को भी कुछ राहत महसूस हुई। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद से मजदूरों को, किसानों को भी राहत महसूस हुई। जो राहत महसूस हुई, इसी राहत को कांग्रेस ने ये कहा ये आज़ादी मिली है, ये हमको आज़ादी मिली है, उसकी वजह से मजदूरों, किसानों को भी आज़ादी मिल गई, उनको उनके अधिकार मिल गए, उनको उनकी मुक्ति मिली है। इस तरीके से इस पूरे आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन तक, इस थोड़ी सी सुविधाओं, राहत को उन्होंने मुक्ति कह दिया। और यही कारण था साथियों कि बड़ी संख्या में हमारा देश का मजदूर और किसान आज़ादी के आंदोलन के बाद शिथिल पड़ गया। जो कम्युनिस्टों का लक्ष्य, क्रांति करने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य कमजोर पड़ गया। कम्युनिस्टों ने बहुत कोशिश की, कम्युनिस्टों ने आपस में बहुत एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मगर मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरी परिस्थिति थी, ये परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय क्रांति नहीं हो पाई। उस समय की जो सिचुएशन थी वो उस तरीके की सिचुएशन थी हमारे देश के अंदर, जिसके कारण से क्रांति नहीं हुई। तो ये साथियों, ये विकास क्रम है। और वापस फिर आज़ादी के बाद क्रांति तो हो नहीं पाई, तो जो भी राहत मिली उसी के साथ मजदूर, किसान आगे बढ़ा और फिर सत्ता पे और संसाधनों पे कब्जा सरकार ने किया। जो जमींदार थे, राजा थे, वो फिर कांग्रेस में आए, उन्हें अपना रूप बदला, कांग्रेस के नेता बने। आरएसएस में आए, आरएसएस के नेता बने। आगे देखो कि जनसंघ बना, जनसंघ के टाइम पे कुछ जमींदार और राजा जनसंघ के समर्थक भी थे, और बड़ी संख्या में राजा और जो जमींदार थे वो जैसे ही आज़ादी हुई उसके बाद से वो कांग्रेस पार्टी में आए, और कांग्रेस पार्टी में फिर वापस वो सांसद, विधायक चुनाव लड़े, चुनाव जीते, क्योंकि जनता में उनका एक प्रभाव था। तो ये स्वरूप बदल गया। वो व्यक्ति
जो जमींदार के रूप में लूट कर रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, अब वो वापस नेता के रूप में आ गए नए कपड़े पहन करके, और वो सांसद विधायक बन गए। यहाँ से वो बेईमानी करने लगे, दलाली करने लगे, वो दूसरे तरीके से जनता की लूट करने लगे। तो ये कैसी परिस्थिति बदली, स्वरूप बदला यहाँ से। और कांग्रेस के अंदर जो राजसत्ता कायम की, और यहाँ से फिर पूंजीवादी पूंजीपतियों का रोल शुरू हुआ। 1950 से लेकर हम 1970-75 तक देख लेते हैं, तो कांग्रेस का एक संक्रमण का दौर था, जिस दौर के अंदर कांग्रेस ने समाजवादी व्यवस्था को जैसे राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण से वो जनता को बांधना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत ताकतवर तरीके से था। कम्युनिस्टों के प्रभाव को कम करने के लिए इन 25 सालों में उन्होंने उस दिशा में काम किया जो रूस में हो रहा था। पंचवर्षीय योजना लेके आए, सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया। तब की राष्ट्रीयकरण पूंजीपतियों को फायदा हुआ राष्ट्रीयकरण करने को, उसके जो संसाधन पैदा हुए उस संसाधनों को पूंजीपतियों को लिए संसाधन, रोड बने, सड़कें बनी, बैंकें बनी, बैंकों का पैसा भी पूंजीपतियों ने लिया। तो ये सारा पूंजीपतियों को इससे फायदा, पूंजीपति इससे खड़े हुए। तो इस तरीके से हम ये 25 साल देखते हैं पहले, तो कांग्रेस ने इस तरीके से इस विकास क्रम को आगे बढ़ाया। और इस समय में मजदूरों को थोड़ी राहत थी, और इस 25 साल में किसानों को भी राहत मिली। जो पुराना अत्याचार था, पुराना शोषण दमन अत्याचार था, उससे राहत मिली। तो इन 25 सालों में किसान भी उग्र तरीके से जो, और मजदूर भी उस तरीके से उग्र तरीके से पूरे देश का जो आंदोलन होना था उस तरीके से आंदोलन नहीं हो पाया। कम्युनिस्टों ने जो विद्रोह किए, चाहे तेलंगाना का विद्रोह हो, चाहे तिभाका का हो, और भी जितने भी सारे हुए, उस समय वो किसानों की उस समय की मुक्ति के लिए थे। तो किसान उठ खड़े हो गए। एक तरफ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करी कांग्रेस ने, सुविधाओं की बात करी, और दूसरी तरफ से जो क्रांति का, कम्युनिस्टों का, मजदूर क्रांति की मुक्ति का जो रास्ता था, उसको, उस तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। ये साथियों विकास क्रम है जिसको हमको समझना। और यहाँ आते आते कांग्रेस ने सारे संसाधनों पर वापस पूंजीपतियों का कब्जा कराया, और कुछ जमींदार और किसान भी पूंजीपति के रूप में आए, और जमींदार और किसान बड़ी संख्या में कांग्रेस के अंदर नेता के रूप में आए। और 1990 के बाद कांग्रेस भी नंगे रूप में उन्हीं दुनिया के साम्राज्यवादी देशों के साथ, उन्हीं नई आर्थिक नीतियों के साथ खड़ी हो गई, जिसको बाद में पहले कांग्रेस ने और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, अभी नरेंद्र मोदी, ये सब मिल करके बहुत ही तेजी से हमारे देश के ऊपर लागू कर रहे हैं, और जिनका लक्ष्य है कि वापस मजदूर किसान की दुर्दशा करना, उनका शोषण करना, और जो राजा और जमींदार के समय में जो एक अत्याचार करके पूरा एक धन संपत्ति पे कब्जा किया हुआ था, वापस आज की तारीख में पूंजीपति पूरे देशी संसाधनों पे, आर्थिक संसाधनों पे, राजसत्ता पे रिवर्स कब्जा कर रहे हैं, और वापस मजदूर किसानों को उसी तरीके की पुरानी व्यवस्था में धकेल रहे हैं। चाहे किसान हो, जो किसान गुलाम की तरह रहे, जो मजदूर है कारखानों में गुलामी की तरह रहे, जो राजाशाही व्यवस्था में मनुस्मृति में शूद्र थे, और जो आज़ादी के आंदोलन के समय जो अंग्रेज और जमींदार जिस तरीके से मजदूरों का किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, उसी अवस्था को ये 70 साल बाद कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके आज देश को खड़ा कर दिया है। आज हम वापस आ गए हैं वहीं जहां हम आज़ादी के आंदोलन के पहले थे। कौन? मजदूर और किसान। आज वापस सारे संसाधनों पे, देश के सारे संसाधनों पे पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है, और सरकार भी पूंजीपतियों के कब्जे में चली गई है, और देश के सारे संसाधन सारे पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहे हैं, चले गए हैं मोस्टली। कुछ कांग्रेस ने कर दिया था, अभी नरेंद्र मोदी अंधे रूप में अंधाधुंध निजीकरण करके सारे संसाधनों को, सारे चीज़ों को देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। मजदूर और किसान को वापस जो संपत्ति विहीन कर रहे हैं, वो किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 नए कृषि कानून लेके आ गए हैं, और मजदूरों की परमानेंट नौकरी खत्म करके, स्थायी नौकरी को खत्म करके, ट्रेड यूनियन को खत्म करके, उनके सारे कानूनी अधिकारों को खत्म करके उनको वापस वही गुलाम बनाने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया।
तो ये वर्गीय चरित्र साथी हमको समझना है, जो आप समझ गए होंगे मेरे को, कि आज वापस पूंजीपति वर्ग जिसके पास संसाधन है, सत्ता है, देश के सब संसाधनों पे कब्जा है, किसान और मजदूर जिनके पास संपत्ति विहीन है, और संपत्ति विहीन इनको करने का तंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकसित कर दिया। इस तरीके से हम वापस उसी राजाशाही व्यवस्था पे पहुंच गए, उसी मनुस्मृति की व्यवस्था पे पहुंच गए, जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कब्जा था और शूद्र जो है इनके सेवक थे। आज वापस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह पूंजीपति आ गए हैं। वो आज मजदूर किसान सारे पूंजीपति वर्ग के सेवक के रूप में खड़े हो गए हैं। उनको पेट चलाना है तो पूंजीपतियों की सेवा करना है, उनकी गुलामी करना है, तभी आप जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आप मर जाओगे। तो इस स्थिति पे आज लाके इस भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आरएसएस ने हमको खड़ा कर दिया है। तो बेसिक रूप से संसाधनों के कब्जे का जो मसला है, यही असली मसला है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ तक आप इसको पकड़ गए होंगे। और इसी असल जो मसला है, इसी का लड़ाई कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं। अब कम्युनिस्टों का परिस्थिति पहले का अलग था, आज का अलग हो गया। पहले का परिस्थिति हथियार बंद क्रांति थी, अब हथियार बंद क्रांति नहीं हो सकती। आज भी कुछ माओवादी नक्सलवादी के नाम पर हथियार बंद क्रांति कर रहे हैं, मगर इस 70 सालों का अनुभव ये है कि वो एक सीमित क्षेत्र में रहे, और जब भी सत्ता ने उनको कुचलना चाहा तब कुचल दिया। यानी जो ये राज सत्ता है जिसके अंदर पूंजीपति हैं, आज की तारीख में देशी विदेशी पूंजीपति आ गए हैं, और इनका संबंध जो दुनिया के पूंजीपति हैं उनके साथ हो गया। अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी, ब्रिटेन जैसे जो पूंजीवादी देश उनके साथ हो गया। तो ये पूरी एक बड़ी शक्ति हो गई, जिस शक्ति को आज आप केवल एक जनता हथियार उठा के क्रांति कर दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि इनके पास सेना है, इनके पास बड़ा तंत्र है, इनके पास बड़े हथियार हैं, इनके पास बड़े गोला बारूद हैं, और एक पूरा तंत्र जो है जनता को, जनता की जो बुनियादी उनको कुचलने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं। आज किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, मजदूर आंदोलनों को कुचलने के लिए ये सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की तारीख में राजनीतिक रूप से जो सिचुएशन है कम्युनिस्टों के सामने है, कम्युनिस्ट धीरे धीरे करके चुनाव पद्धति में आ गए हैं। लोकतंत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर संविधान को और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके साथ में चलते हुए वो चुनाव की राजनीति में आ गए हैं। और हमें देखेंगे धीरे धीरे कि जो नक्सलवादी आंदोलन में या माओवादी आंदोलन था, जिसमें अभी जैसे बिहार की जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले है, वो अभी चुनाव प्रक्रिया में आ गए हैं। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके सारे जितने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं ये वापस चुनाव की प्रक्रिया में आएंगे। मगर जैसे मैंने बताया कि क्रांति के लक्ष्य को लेकर के आज भी कम्युनिस्टों के अंदर एकता नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी प्रकार की क्रांति करना चाहते हैं जैसे आज़ादी के आंदोलन के पहले करना चाहते थे, और जिस तरीके से रूस में और चीन में क्रांतियां हुई हैं उसी तरीके की हथियार बंद क्रांति आज वो करना चाहते हैं। उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पाई कि पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बदल गई है। आज क्रांति कैसे होगी, ये भी परिस्थिति हमको समझना साथी, कम्युनिस्टों को समझना और देश की जनता को समझना है, क्योंकि ये संसाधनों का संघर्ष है जो मैंने आपको पहले भी बताया। वो संसाधनों पे कब्जा राज सत्ता करवा के रखती है। राज सत्ता आम जनता को कुचलती है, संसाधनों से मुक्त करती है, संपत्ति से विहीन करती है, राज सत्ता करती है। पूंजीपति सीधे नहीं करता है, पूंजीपति राज सत्ता से करवाता है। जैसे श्रम कानून नष्ट कर दिए, परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म कर दिया, 3 काले कानून ला करके किसानों की जमीन पे पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाह रहे हैं। तो सरकार कराना चाह रही ना, पूंजीपति सीधा नहीं है, पूंजीपति सरकार से करवाता है। तो ये जो सरकार हमारे सामने है, अब ये सरकार वोट से चुनती है, मगर साथ ये ध्यान रखना कि ये सरकार से वोट से चुनती ऐसी बात नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करके दिखा दिया कि सरकार किसी की बनेगी, किसी को भी जनता चुन देगी, मगर सरकार वही बनाएंगे। ये इनका फांसीवादी जो चरित्र है इसको समझना है। ये पूंजीपति वर्ग है जिसके अंदर कांग्रेस के लोग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस भी है। इसके अंदर जो पूंजीपति हैं या पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, इसमें नेताओं में भी है, बहुत सारे नेता हैं जो पूंजीपति हैं,
जो संसद में बैठे हुए हैं, इनकी सबकी मानसिकता संसाधनों पे राज सत्ता से कब्जा करने की है। इसलिए राज सत्ता पे कब्जा करके रखना चाहते हैं और राज सत्ता पे एन के प्रकार कब्जा करके रखेंगे। अब ये क्या नहीं होने देंगे, जिसको समझना है, ये केवल एक चीज नहीं होने देंगे कि ये राज सत्ता पे कम्युनिस्ट कब्जा करें या कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो समाजवादी विचारधारा जो लाना चाहते हैं वो इस राज सत्ता पे कब्जा करें। ये नहीं होने देंगे। ये कौन नहीं होने देगा? ये पूंजीपति नहीं होने देंगे, ये भाजपा नहीं होने देगी, ये कांग्रेस नहीं होने देंगी, और खास तौर से पूंजीपति हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि चुनाव में पैसे दो। पैसे इनके पास, पूंजीपतियों के पास है, मजदूर किसान के पास तो पैसा नहीं है। कम्युनिस्टों के पास जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके पास भी पैसा नहीं है। तो चुनाव के माध्यम से भी वो इनको चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे बना करके, असल सवालों को भटका करके और पैसे बांट करके, धन लगा करके, पैसों से लोगों को खरीद करके ये सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये इनका एक नंगा चरित्र है जिसको हमको समझना है। ये और अभी तगड़ा होगा। जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टियों को लोग वोट करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मजदूर किसान जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे वैसे ही ये और विकृत रूप में होंगे। कौन? भाजपा और कांग्रेस। और फिर एक स्थिति में आएंगे कि भाजपा कांग्रेस इकट्ठे हो जाएंगे। भाजपा कांग्रेस मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट विचारधारा को, समाजवादी व्यवस्था की जो कायम करना चाहती है इस सोच के लोगों को हराएंगे चुनाव में। पैसा भी लगाएंगे, दारू भी बांटेंगे और मिलके भी लड़ेंगे। जब इनका जैसी प्रभाव बढ़ता जाएगा तो मिलके भी लड़ेंगे चुनाव। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत जगह जहां लेफ्ट पार्टी के लोग खड़े होते चुनाव में, वहां बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है। राजस्थान का बहुत तगड़ा उदाहरण है। राजस्थान के अंदर और भी हिंदी भाषी राज्यों में सब जगह होता है कि जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होती है, उनको दिखती है कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाएगी, वहां बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी हो जाते हैं। तो ये आगे जैसे ही लेफ्ट पार्टियां बढ़ेंगी तो बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी होंगी। लेफ्ट पार्टियां छोड़ के सारे पूंजीवादी क्षेत्रीय दल हैं, सारे पूंजीवादी हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये सब पूंजीपतियों के सहारे अपनी सत्ता को चला रहे हैं। और इनका लक्ष्य मजदूर किसान का मुक्ति नहीं है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो पहले बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी होगी, उसके बाद से क्षेत्रीय पार्टी भी इकट्ठी होंगी। और एक समय के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां और सारी पार्टियां दो गुट हो जाएंगे। ये विकास क्रम समझा रहा हूं मैं आगे का आपको। ये दो गुट हो जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत होंगी, मजदूर किसान की ताकत मजदूर होगी, मजदूर किसान की ताकत मजबूत होगी, या मजदूर किसान की पार्टियां मजबूत होंगी। मजदूर किसान जब ये समझ लेगा कि हमको कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट देना है, क्या स्थिति आएगी कि इसके बाद भी यदि आप चुनाव जीतते गए, जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए लोकसभा देश का चुनाव है, 500 सीटों में से 200 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली, तो ये सारे मिलकर के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार से बाहर करेंगे। बीजेपी कांग्रेस और सारे क्षेत्रीय दल जो पूंजीवादी दिमाग से चल रहे हैं। उसके बाद से जब 270 या 280 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाएगी, तब भी ये पूंजीपति, पूंजीवादी वर्ग देश के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार नहीं बनने देंगे। ये फिर इस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, और किसी भी हालत में पुलिस का, सेना का कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म लगाएंगे कि वो सरकार बने ना। उसके बाद भी यदि कम्युनिस्ट 300-400 सीटें जीत गए, तो भी साथियों मैं आज डिक्लेयर करके बता देता हूं, ये भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, ये पूंजीपति कम्युनिस्टों की सरकार नहीं बनने देंगे। वो पुलिस, सेना और भी तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, और उस समय साथियों क्रांति होगी। उस समय मजदूर किसान मिलकर के, देश का पूरा मजदूर किसान मिलकर, क्योंकि उस समय तक पूरे देश के मजदूर किसान की चेतना अपने राजतंत्र की, जब तो वोट करेगा, जब तक 400 सीटें लाना मतलब पूरे देश के मजदूर किसान एकजुट हो जाएंगे। फिर मजदूर किसान एकजुट होकर के यदि ये सरकार नहीं बनाने देंगे, सत्ता पे
कायम नहीं करने देंगे तो मजदूर किसान हथियार बंद क्रांति करेगा और इस पूरी राज सत्ता पर कब्जा करेगा। और उसके बाद से फिर ये क्रांति के बाद से नई राज सत्ता कायम होगी जो समाजवादी व्यवस्था के रूप में कम्युनिस्ट कायम करेंगे और मजदूर किसान की राज सत्ता कायम होगी। यहां पे सत्ता का व्यवस्था बदलेगा, सत्ता का चरित्र बदलेगा। पूंजीपतियों की सत्ता खत्म होगी, मजदूर किसानों की सत्ता कायम होगी। यहां से सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, यहां से सारी नीतियां बदल जाएंगी। यहां से देश के संसाधनों पे जो पूंजीपतियों का कब्जा है वो कब्जा खत्म होगा और देश की सरकार का कब्जा होगा। देश के आर्थिक संसाधनों पे का राष्ट्रीयकरण करेगी ये सरकार और राष्ट्रीयकरण करके सरकार के कब्जे में लेगी जो संसाधन आज देश के पूंजीपतियों के कब्जे में। और उसके बाद से धीरे धीरे करके इस असमानता को कम करेंगे, धीरे धीरे करके मजदूरों की किसानों की जो मुक्ति है उसको उनकी मुक्ति करेंगे, उनकी गुलामी के जितने भी तथ्य हैं कानून हैं उनको सबको नष्ट करेंगे और यहाँ से मजदूर किसान का एक राज कायम होगा। इस तरीके से साथी हमारे देश में क्रांति होगी। ये मैंने अपनी समझ से ये रास्ता बताया है, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है। मेरे को सब ये पढ़ने लिखने सब करने के बाद जो समझ आया कि ऐसा होगा हमारे देश में, ये मैंने इसमें रिकॉर्ड किया। वो आने वाले समय में ये वीडियो मेरा जब भी बहुत समय बाद, क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो रहेंगे, आने वाले 50 साल 100 साल बाद जब ये परिस्थितियाँ आएंगी तब इस वीडियो का सत्य और सच लोगों के सामने आएगा। तो ये साथियों एक विकास क्रम, एक दिशा है जिसको हमको समझना है। खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी में जो कैडर काम कर रहा है उसको समझना कि हमारा रास्ता बहुत ही पथरीला है, बहुत ही समस्याएं परेशानी आएंगी। हमारी मुक्ति का जो संघर्ष उसमें बहुत ही परेशानी और समस्याएं आएंगी, तब जाके हमारी मुक्ति होगी। मगर हमारी मुक्ति हम ही कर सकते हैं, केवल हमारी चेतना में आ जाए। क्योंकि हमको लूटने वाले मुश्किल से 5% हैं, लूटने वाले 95% हैं। जनता जो है वो और 5% की जगह 10% मान लो, पूंजीपति 10% है और देश का मजदूर किसान शोषित पीड़ित जनता 90% है। 90% 10% पे कभी भी कब्जा कर सकता है। 10% की ये औकात नहीं है कि 90% पर कब्जा कर ले। 90% पे कब्जा वो दिमागी रूप से हमको गुलाम करके राज सत्ता की ताकत से हमको गुलाम बना के रखा है ताकि हम उसको समझ न पाएं। वो हम राज सत्ता की जो ताकत है, सत्ता है, उसकी समझ को हमारे दिमाग से निकाल दिया। तो ये साथियों विकास क्रम, ये संघर्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है। जो संघर्ष साथियों काफ़ी लंबा चलेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक दिशा, एक समझ, एक ये पूरा लक्ष्य समझ में आया होगा कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की स्थिति आने वाले समय में होगी। असमानता है, असमानता से समानता की ओर जाएंगे। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी इसी असमानता को पैदा रखना चाहते हैं, असमानता को बढ़ाते हैं, पूंजीपतियों को मालामाल करना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देश की संपत्ति पे कब्जा रखना चाहते हैं, देश की आम जनता को गुलाम रखना चाहते हैं, जैसा राजाशाही व्यवस्था में था। ये है साथियों राजनीति। इस राजनीति को यदि आप समझ जाओगे तो आपको फिर मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किस पार्टी में शामिल होना है, किसको आपको वोट देना है, किसके साथ आपको खड़ा होना है, आपको भाजपा कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सवालों के जवाब आपको स्वतः मिल जाएंगे। इन सवालों के जवाब आपको स्वतः आप समझ जाएंगे और आपको क्या करना है, कैसे खड़ा होना है, क्या आपका वर्ग है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, किसके साथ खड़ा होना है, किससे हमको दूरी बनानी है, ये सब समझ में आ जाएगा। ये साथियों विकास क्रम है। जिस विकास क्रम को आपको, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो समझाया आप इस विकास क्रम को समझ गए होंगे। अब साथी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे निवेदन ही करता हूं कि यदि आपने हमारे
जो दर्शन सीरीज के वीडियो उनको ना सुने हों तो हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, अंदर दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने। इसको हमने ऋग्वैदिक काल से कवर किया है, सब कुछ है इसके अंदर। उसके अलावा और भी फोल्डर हैं, उनके वीडियो सुने और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम बहुत सारे वीडियो निरंतर डालेंगे इस विचारधारा के। चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप तुरंत उसको सुने और सुनने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। जनता को जागरूक करना पड़ेगा, दिमागी रूप से इस गुलामी से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा मुक्ति का रास्ता खुलेगा। तो इसमें आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।